हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। ये अप्रैल मंथ की मैगज़ीन है और कल मैंने पहली क्लास ली थी। आज दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सकल अस्थाई पूंजी निर्माण। इसकी बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मेनली कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के रिलेटेड हैं, कुछ मेंस के टॉपिक भी हैं। तो आज की क्लास को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि चालू कीमतों पे ध्यान देना है शब्दों को। चालू कीमतों पे, करंट प्राइस पे जो जीडीपी है उसके परसेंटेज के रूप में जो जीएफसीएफ है, यानी कि निजी सकल अस्थाई पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें जो धीमी समृद्धि है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है, चुनौती रही है ये हमेशा से, और ये वर्तमान में इसको देखा गया है। बात यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। किस चीज़ पे? करंट प्राइस पे। किसके? जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। क्या है? धीमी गति है। किस लिए क्या दिक्कत आ रही है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है। तो हमें समझना क्या है कि आप जीएफसीएफ क्या है, यानी पहले तो मान लो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशंस क्या होता है उसको समझना है। फिर इसके बाद हमें समझना है कि जीएफसीएफ, फिर इसके बाद जीएफसीएफ क्या होता है, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्थिर कीमत पे, चालू कीमत पे देखेंगे, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स आते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप जान लो कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। कैपिटल जो होती है ना, मटेरियल्स, वो क्या होते हैं, ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो होती हैं जो भविष्य की उत्पादन प्रक्रियाओं में, अगर देखें भविष्य के लिए जो प्रोडक्शंस की जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उसको उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग विनिर्मित करते हैं। जैसे कि कोई मशीनरी हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे सड़क है। सड़क क्या है, सप्लाई चेन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कोई मशीनरी है, उससे क्या होगा, भविष्य में उत्पादन प्रक्रियाएं जो होती हैं, उपकरण संयंत्र है, भवन में, स्ट्रक्चर्स में, कच्चे माल के स्टॉक, ये क्या होते हैं, आपके पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो ये पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, फिर इसी से क्या होता है, पूंजी निर्माण की बात आती है। अब बात आती है पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो अगर हम साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल, ये क्या होता है, ये की ड्राइवर है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे अधिक जो है वो की ड्राइवर कौन सा है, वो कैपिटल है। जैसे मान लो 100 रुपये आपने कमाया, 100 रुपये आपने कमाए और 100 में 100 मान लो आपने खर्च कर दिया, तो फिर अब तो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने 20 में से 30 रुपया रख दिया भविष्य के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, या फिर आपने उसने किसी सेविंग कर ली, या कुछ उससे आपने कुछ खरीद के रख लिया कि भविष्य में ये काम करेगा, और वो भविष्य में आपके लिए वो एसेट के रूप में काम कर रहा है, किसी अन्य गतिविधियों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। वो एक तो आपके लिए कैपिटल हो गया, वो लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है ना, यही जो होता है ना कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे अब किसी चीज़ में भी हो सकता है, जैसे संयंत्र में, उपकरण में, मशीनरी में, एसेट में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, किसी भी चीज़ से मानव पूंजी में निवेश, ये इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूंजी निर्माण बोलते हैं। अगर ये पूंजी निर्माण मान लो, तो मैंने आपको रुपए के टर्म में बताया, पूंजी निर्माण क्या होता है, कौशल विकास में भी। मान लीजिए आपने कोई स्किल सीख ली, भविष्य में स्किल्स आपके काम आएंगी, उससे आप कुछ अन्य चीज़ें अर्न कर सकते हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एसेट में, मशीनरी, जो एसेट मतलब मशीनरी में, उपकरण में, संयंत्र में। इससे क्या होगा, भविष्य में जो है पूंजी का निर्माण हो सकता है, भविष्य में किसी उत्पादन क्रियाओं का हम उसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल फॉर्मेशन। अब आता है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन तो आपने देख लिया, अब आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें, अगर ग्रॉस मतलब सभी चीज़ों को मिला दे उसमें, ठीक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अस्थाई एसेट है ना, उसमें सकल जोड़, यानी टोटल जितने जोड़ है ना, उसी मतलब कैपिटल फॉर्मेशन के सभी चीज़ों को जोड़ दे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इसी बीच में अब इसमें 3 एलिमेंट आते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट आता है जीएफसीएफ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जीएफसीएफ के बारे में, यानी कि सकल अस्थाई पूंजी निर्माण। दूसरा आता है आपका चेंज इन स्टॉक, सीआईएस। अच्छा, तीसरा आता है कीमती वस्तुओं की खरीदारी से, मतलब सोना वगैरह जो है, वैल्यूएबल चीज़ें जो होती हैं उसकी। तो 3 एलिमेंट आते हैं कि इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस में। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन आपने देख लिया सीएफ, यहाँ पे देखा जीसीएफ, और जीसीएफ में ही जीएफसीएफ आता है, और एक आता है नेट कैपिटल। नेट मतलब होता है ना कि कोई भी आप नेट कभी भी इसे मान लो कि आप एनएनपी निकालते हो, तो उसमें क्या निकालते हो, मूल्यह्रास को आप माइनस करते हो, तो मतलब जीएनपी में से
मूल्यह्रास को माइनस करोगे तो आपका एनएनपी निकल जाएगा। जीडीपी में से जो आप करोगे तो इसी तरह से तो है क्या है कि मूल्यह्रास का या अनुपयोगी परिसंपत्तियों का या किसी मतलब अस्थायी पूंजी का जो क्षति हो जाता है, हानि हो जाती है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन का निर्माण होता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाता है। तो अब बात आती है कि जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझने की प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, सीआईएस को देख लेते हैं। इन्वेंट्री इसको बोलते हैं, साधारण सी भाषा में चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे मान लो कि उत्पादन की या बिक्री में मतलब कभी भी अस्थायी तौर पे क्या होता है ना कि उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसके लिए कंपनी को मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रख ली जाती हैं इन्वेंट्री के तौर पर, ठीक है। उसके लिए कंपनियों के उत्पादन के स्टॉक रख लिए जाते हैं कि मतलब कोई उतार चढ़ाव होगा तो फिर जो है वो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल होता है। और फिर मान लो कोई कीमती वस्तुओं में कोई खरीदारी होती है, जैसे सोना खरीदना, रत्न आभूषण, कीमती पत्थर वगैरह खरीद के रख लेते हैं, तो वो भी आपका जो है एक सकल पूंजी निर्माण में शामिल होता है। तो सकल पूंजी निर्माण यानी जीसीएफ में 3 चीज़ें होती हैं, जीएफसीएफ, ठीक, इसके बाद आपका सीआईएस, ठीक, चेंज इन स्टॉक, और तीसरा होता है वैल्यूएबल्स यानी गोल्ड्स। तो 3 जो होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है जीएफसीएफ के बारे में, ठीक है, इसी जीएफसीएफ के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो जीएफसीएफ का जो पूरा अगर हम स्थिति देखें तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट बना दूं, देखो ऐसे होता है। ये जो जीएफसीएफ है इसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे देखो इसमें परसेंटेज टू जीडीपी परसेंटेज टू जीडीपी के तौर पे अगर हम इसको निकालें, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ना जो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं। इसको फॉर्म करने वाले कंपोनेंट कौन से हैं, तो पहला आएगा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट, ठीक, दूसरा आएगा हाउस होल्ड सेक्टर, तीसरा आएगा आपका प्राइवेट सेक्टर, चौथा आएगा आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक, पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर है यानी गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के रेशियो देखो ना तो बराबर कांस्टेंट रहा है, 3.5, 3.4, 3.7, इसी तरह की स्थिति जो है हमेशा बनी रही है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी कांस्टेंट स्थिति है, 11.23, 11.12, 13 ऐसे उसकी मतलब बनी रहती है। पब्लिक सेक्टर में भी 3.864 मतलब 4 से नीचे जो है हमेशा ये हमेशा 3 पर बना रहता है। सबसे अधिक अगर जो प्रभावित होता है वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। इसी की स्थिति जो है लगातार क्या है, कभी 15% था 2012-13 में, 2013-14 में 14% हुआ, फिर 12%, फिर 9%, यही स्थितियाँ जो है गड़बड़ा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो बचत है, हमारा जो कंजम्पशंस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है हाउस होल्ड सेक्टर। इसीलिए जो है क्या है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो है हमेशा डिक्लाइन हो रहा है। किसके परसेंटेज में, जीडीपी के परसेंटेज में। इसमें आपने देख लिया कि जो ये ग्रॉस कंपोनेंट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसमें, ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसी के कंपोनेंट्स जो है ना लगातार इसमें सबसे अधिक हाउस होल्ड सेक्टर के जो है वो नीचे उसको डिक्लाइन करा रहे हैं। बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं जीएफसीएफ में। तो ये जीएफसीएफ जो होता है ना, यही दर्शाता है कि किस प्रकार से कि जो आपका जीएफसीएफ मतलब फिक्स कैपिटल, यानी कितना आपने फिक्स्ड कैपिटल बनाया, अब उसमें 4 कंपोनेंट आपको बता दिए, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। यानी इसमें आपने कितना जो है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किया, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर का जो स्थिति है वो डिक्लाइन हो रही है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर की जब स्थिति फिक्स कैपिटल फॉर्म बनाने में जीडीपी के परसेंटेज में डिक्लाइन हो रही है, यही चिंता का कारण है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें बताया गया आपको कि क्या है कि जो चालू कीमत पे, स्थिर कीमत पे तो सही है, स्थिर कीमत पे अगर देखें तो ये आपका परसेंट आप देख रहे हो ना 54%, ये हमेशा जो है वो बन रहा है, अधिक इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन चालू कीमतों पे ये जो है ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जीएफसीएफ की स्थिति क्या है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक। तो इसका विकास कैसे हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता से लेकर जो है आर्थिक उदारीकरण तक, यानी 1991 तक जो एलपीजी रिफॉर्म जब तक नहीं हुए थे, उसमें देश में जीडीपी के 10% के आसपास था, ठीक है, देश में जो निवेश था। अब यह निवेश जो क्या हुआ 1980 के दशक में जीडीपी से लगभग बढ़ करके 27% हो गया, 2007-8 में लगभग 27% हो गया था। 2011-12 के बाद जो है गिरावट शुरू हो गई निजी निवेश में, और 2020-21 तक जो सबसे लोवेस्ट लेवल तक पहुंच गया 19% तक। अगर हम देखें तो कुल निवेश के मामले में तो ठीक है, स्थिर कीमतों पे, पर क्या है कि जो अगर आप चालू कीमतों पे देखें तो स्थिति खराब है। तो कारण क्या है, तो अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर की मैंने बात की थी ना कि वही डिक्लाइन हो रहा है, यानी निजी उपभोग अधिक हो रहा है, निजी निवेश कम हो रहा है, उपभोग अधिक हो रहा है। मतलब हम अपने जीवन की जो खर्च है ना, जीवन में जो उपभोग कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो 100 रुपये कमा रहा है,
₹10 का वो किराया दे देगा रहने का, ₹10 जो है वो उसका अपना स्वास्थ्य का खर्चा हो गया, ₹20 मान लो एजुकेशन पर खर्च कर दिया। इस तरह से एक्सपेंडिचर इतने अधिक हो चुके हैं ना कि उसका निजी निवेश प्रभावित, वो कहीं वो चीज़ सेविंग कर नहीं पा रहा है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ खरीद नहीं पा रहा है, कुछ कैपिटल फॉर्मेशंस कर नहीं पा रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। सरकारी नीति जो है वो निवेश के अनुकूल नहीं होने के कारण क्या है कि नीति निर्माण पर अनिश्चितता भी हो रही है, तो निजी निवेश कम हो रहा है। अब समय समय पर इसका उदाहरण आप देख लो कि टैक्स का जो लॉज है वो क्या है कि कई बार विवादों में है, तो ये होते हैं। 2 दशकों से सुधारों की गति भी कम है, निजी निवेश में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये चीज़ें आपने इसको देखा। अब आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, 100% मैं श्योर हूँ कि इस पे सवाल यूपीएससी के इसी प्रकार से बनते हैं, जिसमें कि जीएफसीएफ में क्या शामिल है, क्या चीज़ें शामिल है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या चीज़ें शामिल है, क्या चीज़ें नहीं है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये शामिल है, जैसे हवाई अड्डे, सड़क वगैरह जो होती हैं। बार बार उपयोग करने वाले पशुधन, जैसे कि डेयरी, मवेशी, भेड़, बकरी वगैरह होती है ना, इनका, गाय भैंस का। बार बार काटे जाने वाली कृषि फसलों में वृद्धि जो है वो, बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य जो अधिक समय तक उपयोगी, और सबसे अधिक बात है अमूर्त जो संपत्ति, जैसे सॉफ्टवेयर या कलात्मक कार्य, मूल कलात्मक कार्य, सॉफ्टवेयर जो है आपको शामिल होंगे जीएफसीएफ में। क्यों शामिल होंगे? सॉफ्टवेयर तो एक दिन में है नहीं कि डेयरी मिल्क से खाए और फेंक दिए, ऐसा तो है नहीं कुछ। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि 2-3-4 साल तक, 5 साल तक वैल्यूएबल रहेंगे, उनका यूज होगा, उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती हैं, बिल्कुल। तो उसके इसीलिए जो है ये आपका फिक्स कैपिटल के रूप में सॉफ्टवेयर माना जाता है। फिक्स कैपिटल के रूप में क्या नहीं माना जाता है? जैसे इंटरमीडिएटरीज जो उपयोग के लिए जो लेन देन होता है, वो अंतिम उपभोग व्यय के लिए, जैसे मशीनरी उपकरण हो, मतलब वो चीज़ें, बाढ़, मान लो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो रहा, और मान लो कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने किया हो, और मिलिट्री वाला कंस्ट्रक्शन किया हो ना, तो आपका जीएफसीएफ में शामिल नहीं होगा। मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस अगर आपके हो रहे हो तो वो आपका फिक्स कैपिटल के रूप में नहीं होगा। ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है? इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेना आप। तो ये चीज़ें हैं, आपको देख लेना। इसके बाद मानते हैं कि जीएफसीएफ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल क्यों है, ये चीज़ बात आती है ना, इसको बाधित करने वाले कारक क्या है, या ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्यों होता है? तो ये ग्रोथ मल्टीप्लायर का जो है एक संकेतक होता है। जैसे कि जीडीपी और जीएफसीएफ क्या होते हैं कि पॉजिटिव रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे जीएफसीएफ में वृद्धि होगी तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी। इससे प्रोडक्टिविटी और जो लेवल ऑफ लाइफ है ना, जीवन की जो पूरी स्तर है उसको बढ़ावा मिलता है, जीवन स्तर में सुधार करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। बाजार में विश्वास के संकेतक को ये बताता है कि किस तरह से हमारी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, भविष्य के जो इकोनॉमिक के पैटर्न हैं ग्रोथ के वो किस तरह से जा रहे हैं, ठीक। ये किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने का क्या उसकी स्थिति है, क्या इच्छा है, क्या मतलब उसके मतलब पूरा जो एक ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, वो क्या कैसा दिखा रहा है, तो सब चीज़ें पता चलती हैं। समग्र उत्पादन को भी दर्शाता है, एक संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है कि हम उपभोक्ता वास्तव में क्या खरीद सकता है, क्या चीज़ें जो है उसके अनुकूल हैं। तो ये बातें होती हैं। हालांकि जीएफसीएफ की समृद्धि को कारक कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको बाधित कर रहे हैं? तो सुधारों की गति धीमी है। जैसे कि अगर भूमि अधिग्रहण सुधार देखें तो ये भी है, कुछ टैक्स लॉज हैं, कुछ जो ऐसे लॉज ऐसे हैं कि जो मान लो कि आप किसी स्टेट में तो ऐसे इतना कठिन कानून बना गया है कर का, भूमि का, अधिग्रहण का, कि इससे समस्याएं होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। भारतीय बैंकों और बड़ी कंपनियों में वित्तीय समस्याएं भी हैं, कई बार पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से फिक्स हो जाती है, तो ये भी समस्या हो जाता है। उच्च ब्याज दर पे ऋण मिलता है, इससे ऋण की लागत भी हो जाती है, ऋण लेन देन की जो प्रक्रिया वो भी बाधित होती है। ये अब होता क्या है कि अगर देखो कि ऋण लेने की उच्च लागत का आशय मतलब ये होगा कि जो हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार मिलेगा, इससे क्या होगी कि हाई इन्फ्लेशन प्रभावित होगी। अब जब इंटरेस्ट रेट और मुद्रास्फीति की दिशा हमेशा समान होती है, देख लो, हमेशा समान होगी। जैसे जैसे मतलब अगर ब्याज दर बढ़ाई जाएगी, ठीक है, मतलब अगर इसको देखना ध्यान से, इसको आप आसानी मतलब उसमें देखे होगा आपने कि होता है मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हाई इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, बाजार में अधिक जो मुद्रा होगी तो ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी ताकि मुद्रा को सोखा जा सके, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। तो दिशा इसकी हमेशा समान होती है। इसलिए ये क्या होता है ना कि आप देखना कि हाई इंटरेस्ट रेट पे जब उधार मिलने को क्या होता है, ऋण की लागत बढ़ जाती है। तो जब ऋण की लागत बढ़ जाएगी तो आप सोचो कि कोई इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना महंगा होगा, और खासकर जो है निजी निवेश तो अधिक महंगा होगा। तो ये समस्या होती है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने देखा होगा। तो निष्कर्ष ये बड़ा बढ़िया दिया है, इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका होगी। तो
सतत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें मुद्रास्फीति जैसे जो व्यापक आर्थिक जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें स्थिरता मतलब उसमें उसको फिक्स करने के लिए, उसको फिक्स बनाए रखने के लिए आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है। इस लाइन को आप नोट कर सकते हो। इस लाइन को आप जो इन्फ्लेशन संबंधी अगर क्वेश्चंस आ गए तो वहाँ भी आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो निवेश के बारे में भारतीय जानकारी, भारत में निवेश के बारे में क्या कुछ और चीज़ें हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ें दिक्कतें हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, इसके लिए आप QR कोड को स्कैन करिएगा। बड़ा मज़ेदार इस पर आर्टिकल है, पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट आर्टिकल आता है भारत में, ग्रामीण भारत में स्टार्टअप्स। ये सीधे आपका मेंस का टॉपिक है। मेंस में आपको इस सवाल ये पूछ सकता है, GS3 का ये टॉपिक है। ठीक है, GS3 में आप सिलेबस को देखोगे तो मैं आपको एज ए टास्क देता हूँ। मैंने आपको 2-3 चीज़ें लगातार मैं आपको जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस IR और इकोनॉमिक्स के पहली क्लास में भी सिलेबस से लिंक किया हूँ। आप इसको सिलेबस में लिंक करके और मुझे कमेंट करना कि किस टॉपिक से सिलेबस का आपका ये पॉइंट लिंक हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप सीखो। ठीक है, तो मैं आप जो है इसमें इस सिलेबस को किस पॉइंट से आप लिंक कर सकते हो, कहाँ पे, उसको आप यहाँ पे मुझे कमेंट करना जरूर करके। ठीक है ना। तो ग्रामीण भारत में स्टार्टअप्स जो है उसके बारे में बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा कि ग्रामीण भारत जो है, स्टार्टअप्स जो है ग्रामीण भारत में विशेषकर कृषि के सेक्टर में आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ स्टार्टअप्स की गुंजाइश पहले कहाँ थी, तो अब कहीं ना कहीं वहाँ पे आशा की किरण दिखाई दे रही है और नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो ये न्यूज में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स समझेंगे, स्टार्टअप्स की भूमिका क्या हो सकती है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हैं, ग्रामीण स्टार्टअप्स के प्रकार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए पहल क्या शुरू की गई है, कुछ चुनौतियां हैं और आगे की राय। पूरी टोटल ये जो है आपका मेंस का ये टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि भारतीय जो ग्रामीण भारत है उसमें स्टार्टअप्स क्या हैं। तो इसमें अगर ग्रामीण स्टार्टअप्स ये होते हैं कि इसमें कृषि तकनीक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और शिक्षा सेवाएं ये शामिल होती हैं, जो क्या करती हैं विशेष रूप से जो विलेज में रहने वाले कम्युनिटीज़ हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, उनकी डिमांड को पूरा करती हैं। इसमें क्या आएगा, चीज़ को ध्यान दें, ग्रामीण स्टार्टअप्स में कृषि टेक्नोलॉजी से संबंधित, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें आएंगी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जैसे कि ई-नैम था, उसी प्रकार से अन्य प्लेटफॉर्म्स अभी बन के आ रहे हैं, जैसे मंडी एक बन के आई है, प्राइवेट ऐप है वो किसी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सब्जियां वगैरह बेच रहे हैं लोग, वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, ये क्या करती हैं कि जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं ना, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स जो है ये शुरू किए गए हैं। तो अब बात आती है ना कि ग्रामीण भारत की अब ग्रामीण भारत में और स्टार्टअप्स की क्यों बढ़ रहे हैं। होता है ना कि कृषि सेक्टर में आशा किरण बन के उभर रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, कारक क्या है, फैक्टर क्या है। तो फैक्टर ये है ना कि इंटरनेट की उपलब्धता और डिजिटल समावेशन कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत तक पहुंचा। इंटरनेट जो पहले उपलब्ध नहीं था वो ग्रामीण भारत में भी 5G 4G तक आराम से जो है वो अब पहुँच हो चुकी है। और ये डिजिटल समावेशन से कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें सब प्रभावित हुई हैं। सरकारी सहायता भी हो रही है, भारत नेट परियोजना, इस तरह की जो परियोजनाएं चली हैं, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की जो परियोजनाएं थी, तो इससे क्या हुआ है ना कि पब्लिक वाईफाई, इस तरह से क्या है कि जो सरकारी सहायता मिल रही है वो कहीं ना कहीं बड़ा एक पुशअप फैक्टर बन के निकली है। और इससे जो है कि ग्रामीण जो भारत है उसमें स्टार्टअप्स बढ़ी है। ग्राहकों की संख्या क्या है कि जिन तक सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं ऐसे ग्राहकों की अधिक संख्या है। तो ऐसे में लोग क्या करें कि उसको ग्राहकों को टारगेट करने के लिए ग्रामीण भारत में फोकस कर रहे हैं। शिक्षा का बढ़ता स्तर भी बढ़ रहा है, शिक्षा का वित्तीय समावेशन तो है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले, इसके प्रकार से DBT से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो डिजिटल समावेशन बना है, वित्तीय समावेशन बना है, तो इस समावेशन से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं तकनीकी समावेशन भी एक तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये स्टार्टअप्स जो है ना उसके तरफ हम लोग को पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका हो क्या सकती है। ये टॉपिक आपका मेंस का बन सकता है सवाल। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या है, तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे उपयोगी हो सकता है। जो पारंपरिक जो पद्धतियां थीं उसका समाधान करने के लिए स्टार्टअप्स क्या कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को विस्तार कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण के आर्थिक समग्र ग्रामीण आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा। और आत्मनिर्भर जो गांव की कॉन्सेप्ट है ना, परिकल्पना है आत्मनिर्भर गांव का, उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गाँव में अगर स्टार्टअप्स बढ़ेगा तो रोजगार सृजन हो सकता है ग्रामीण जो समस्याओं के निराकरण के लिए। ये क्या करते हैं, जैसे कि अभी ये जो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं ना उसको नोट करना, कॉपी में आप नोट्स बना लेना,
आंसर राइटिंग में बड़ा मज़ेदार, इसको ये लिखने में मजा आएगा आपको। ठीक है, आप लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और नंबर तो भरपूर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रोजगार सृजन जो है ना, रोजगार सृजन के अवसर दे रहे हैं, जैसे मीशो और उड़ान, ये दो स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि ग्रामीण स्टार्टअप जो क्या कर रहे हैं कि ये गाँव में रोजगार और आजीविका के एक अवसर भी दे रहे हैं। शिक्षा और कौशल विकास जो है वो भी ग्रामीण एडटेक स्टार्टअप क्या कर रहे हैं कि शिक्षा के पहुंच का विस्तार बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो ग्रामीण शहरी विभाजन था वो क्या है कि वो कम हो रहा है। कुछ एडटेक स्टार्टअप्स ऐसे हैं, पाठशाला, लर्निंग डिलाइट, इस सब चीज़ों को नोट करना, मीशो, उड़ान, पाठशाला, लर्निंग डिलाइट। वित्तीय समावेशन तक जो है कुछ फिनटेक्स क्या कर रहे हैं स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो क्रेडिट, बीमा, डिजिटल पेमेंट जैसे जो है किफ़ायती जो आपका वित्तीय सेवाओं है ना उसको तक पहुंच बढ़ाने में काम कर, जैसे कि बैंक साथी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो संचालित स्टार्टअप्स हैं वो महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो है ना सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, जैसे कि लिज्जत पापड़, सरल जीवन सहेलियाँ, फॉर्म दीदी, ये जो 3-4 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना इसको आप नोट करना। इस तरह से कुछ पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए भी जो है ना वो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जैसे इस नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ और हरित भारत के विजन को साकार करने में इससे योगदान मिलेगा। तो कुछ एग्री जो उदाहरण है, एग्रीविजय, अर्थशास्त्र, इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 जो हैं, इसको 2 जो हैं इसको आप नोट कर लेना। इसी तरह से कुछ जल गवर्नेंस पे भी जो है ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो जल को सुलभता से, किफ़ायती तरीके से कृषि जल को बचाने के लिए उसको सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि वाटर लैब इंडिया, खेती और बूंद, 3 जो हैं ये काम, इसको लिख सकते हो आप। कृषि नवाचार के रूप में काम कर रहे हैं, एक सेवा के रूप में इसे, जैसे कि इरिगेशन एज ए सर्विस, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कृषि नवाचार में ये सिंचाई एक सेवा के रूप में, सिंचाई को एक सेवा के रूप में जो है ये प्रसिद्ध कर रहे हैं। देखो ये क्या है, एक सिंचाई तकनीक है जो क्या करती है, लघु और सीमांत किसानों को, ये जो इरिगेशन एज ए सर्विस जो है, सिंचाई की सेवा के रूप में सिंचाई एक टेक्नोलॉजी है सर्विस सिंचाई की इरिगेशन के लिए। ये जो लघु और सीमांत किसान है उसको परेशानी मुक्त उपयोग जिस है उसके आधार पर भुगतान पर और किफ़ायती रेट पे डिमांड के अनुसार सिंचाई की सुविधा देते हैं। सब्सक्रिप्शन के आधार पर पेमेंट होता है। किसान इसका एक मासिक शुल्क अदा करेंगे और अपनी उपयोग के आधार पे जितना उसको डिमांड होगा, जल की मात्रा या सिंचाई की मात्रा का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के आधार पे जितना आप इस्तेमाल करेंगे उसी के आधार पे आप शुल्क देंगे। इससे लागत क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जल उपयोग की दक्षता बढ़ेगी, फसल की पैदावार में सुधार होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अधिक जल का उपयोग करने वाली फसल जैसे गन्ना वगैरह उसके लिए लाभकारी है और मृदा के स्वास्थ्य पर निगरानी भी रखती है। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ें। तो ग्रामीण भारतीय स्टार्टअप्स के प्रकार कैसे हैं, तो वो चीज़ को देख लेना। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले फाउंडर्स के स्टार्टअप जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में समाधान उपलब्ध करें, जैसे कि जय किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने वाले फाउंडर्स के स्टार्टअप्स जो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों के लिए उपलब्ध कराएं, जैसे मिट्टी कूल। फिर एक स्वयं सहायता समूह वाले जो कुछ हैं, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल वाला। ठीक है, इसी तरह से एमएसएमई हैं कुछ, जो भारत में 50% से एमएसएमई जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ये ग्रामीण सेक्टर स्टार्टअप के प्रकार हैं, इसको आप भी जानना जरूरी है। ठीक, अब आती है ना कि जो स्टार्टअप्स है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी पहले की गई हैं, तो आपको मेंस में तो लिखना पड़ेगा ना सरकार के प्रयास में, तो उसको देखना है। तो स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया कब, 2016 में। यूपी पीसीएस में सवाल ये पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो 2016 में स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था कि नवाचार इनोवेशन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना, ताकि क्या हो कि जो आर्थिक समृद्धि उसको बढ़ावा मिले, बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट आपका जो योजना थी वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना थी। इसका उद्देश्य था कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली हेल्प करना। नेक्स्ट आपका जो आपका प्रयास है वो न्यूजेन नवाचार उद्यमिता विकास केंद्र। यह क्या है कि यह जो है केंद्र ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देता है, जिसमें क्या है कि युवाओं के मस्तिष्क को उनके जो इनोवेशन कैपेसिटी है उसमें उसका शैक्षणिक परिवेश में उपयोग किया जाए। फिर उद्यमिता और कृषि नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि कृषि सेक्टर में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा करके नवाचार इकोसिस्टम का पोषण करके कृषि उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, एएएफ। इसके तहत जो कृषि और उससे एलाइड जो सेक्टर हैं उसके उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करना।
तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई थी। हालांकि ग्रामीण स्टार्टअप से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का आपको लिखना पड़ सकता है अगर आपको मेंस में सवाल बने तो, और जानना बहुत ज़रूरी है। तो शहरी क्षेत्रों में पहला चुनौती है कि शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी का अभाव है। बहुत सारे ग्रामीण स्टार्टअप के लिए क्या है कि विलंब है, लागत में वृद्धि हो जाती है, लॉजिस्टिक सेवाओं में जटिलता है, काफ़ी अधिक जो लॉजिस्टिक सेवाओं में चुनौतियाँ होती हैं, तो कामकाज की जो पूरी दक्षता है ना वो प्रभावित होती है स्टार्टअप्स की। वित्तीय पहुंच जो है वो भी थोड़ा सा है समस्या, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऋण देने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। ग्रामीण में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता भी है। समर्थन प्रणाली का अभाव, जैसे मार्गदर्शन की कमी, नेटवर्किंग के अवसर, इनक्यूबेशन सेंटर की अनुपस्थिति है, ग्रामीण स्टार्टअप के विकास में बहुत सारी बाधाएं ये सब पैदा कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल समस्याएं भी हैं। शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि ग्राहकों को तलाशने में कठिनाई। मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें ई नैम के तकनीक के बारे में बताया गया था। जब ई नैम की शुरुआत हुई थी उस वक्त मैंने राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा था और दैनिक जागरण में, उसमें मैंने बताया था ना इस पॉइंट को कि जो ई नैम जब शुरुआत हुई थी ना तो बहुत सारे जो ग्रामीण थे उसको कोई जानता ही नहीं था। तो ई नैम की जब शुरुआत हुई तो मैंने उसमें लिखा था कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो वो चाहते तो हैं कि वो टेक्नोलॉजी और अन्य चीज़ों पे वो मतलब अपने अपनी सेल को बढ़ाएं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने जो है कमाने की जो जरिया उसको विस्तार दें, लेकिन क्या है कि नई तकनीकों नई तकनीकों के जो मतलब लॉन्च होने के बावजूद भी होता क्या है ना कि ग्रामीण भारत में एक सबसे बड़ी डर है हिचक। हिचक किस चीज़ की है कि लॉस का, हानि का, कि हमें हानि हो सकती है, या फिर मतलब होता है ना कि अनिच्छा है प्रकट कर लेना। और मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का हिचक बना हुआ है ना कि लोग एक तरह से उस अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाते हैं ना, और वो विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं जो नए नए तकनीक होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट की भी बात यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो कई सारे ग्राहक होते हैं कि शुरू में खोजने में दिक्कत होती है, लोग अपनाते ही नहीं है, ये घाटे का डर उन्हें बना रहता है कि घाटा हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्त फाइनेंस का जो है आपका तंत्र है। कई सारे जो एंजल इन्वेस्टर हैं वो ग्रामीण स्टार्टअप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर देखें तो मतलब 9 वर्षों में अगर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जो शहरी स्टार्टअप्स हैं उन्हीं को स्टार्टअप फंडिंग का 92% हिस्सा मिला है। बाकी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं ये ध्यान नहीं देते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में तो मैंने आपको पहले बहुत बार पढ़ाया है, तो अब इन चीज़ों पर मैं जाऊँगा नहीं। और अब आते हैं कि आगे की राह हो क्या सकती है इन सारे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। आगे की राह क्या हो सकती है? तो नीतिगत समर्थन। ग्रामीण स्टार्टअप के मामले में बहुत सारी चुनौती, जैसे कि अवसंरचना की कमी है, फाइनेंस की कमी है, कौशल विकास का समाधान करना चाहिए। नीतिगत समर्थन करना है हमें, यानी कि पॉलिसी के लेवल पे इस पर बात करनी है। संस्थागत समर्थन करना है कि कृषि सेक्टर के स्टार्टअप की जो इरादे उसको लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए हमें एक संस्थानों का व्यापक नेटवर्क होना चाहिए। सामुदायिक संलग्नता बनाना, जैसे कि इस तरह करना क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको पर्याप्त जो पॉलिसी का समर्थन दे करके पॉलिसी लेवल पे सामुदायिक विकास में योगदान दें। सामुदायिक संलग्नता हो, लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। सरकार और एनजीओ के बीच में सहयोग हो सकता है, इस पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। विस्तार की बजाय स्थिरता बनाओ। जैसे क्या है कि ये क्या है ना कि स्टार्टअप शुरू हुए और कभी कभी स्टार्टअप तुरंत धड़ाम से बंद हो जाते हैं। तो स्थिरता जब तक नहीं रहेगी ना तब तक विस्तार आप कितना भी कर लो, आपके वही बता रहे हैं कि डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीकों के जो अपनाने के खिलाफ हिचक है, एक घाटे का सौदा, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो स्थिरता की बात वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि जो क्या हो कि मतलब ये सतत रोजगार पैदा करने वाले हों और जो किसानों को वास्तविक तौर पे लाभ पहुँचा पाएँ, ये बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल आपने कवर कर लिया, इसमें से उम्मीद है कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। अब चीज़ों को आप लिख लोगे मेंस के तरीके से, पूरा एकदम नोट्स वगैरह सब चीज़ बना लोगे। अब आता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना यूनिकॉर्न पे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसमें जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को जारी किया। इसमें ध्यान देना 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। 2022 में क्या थे, 68 थे। कुछ महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न्स हैं डेलीवरी और नायका। सूचकांक में इसमें देखें तो यूएसए प्रथम पे जिसमें 703 यूनिकॉर्न है और 340 जो यूनिकॉर्न क्या हैं चाइना के पास हैं। ठीक, यानी टोटल 50% जितने विश्व में ज्ञात यूनिकॉर्न है 50% क्या है यूएसए में है, चाइना में 25% और शेष 25% विश्व के अन्य देशों में है।
भारत के लोगों ने किसी मतलब देखें तो कहीं मतलब अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में विदेशों में अधिक ऑफशोर यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। दुनिया के 109 यूनिकॉर्न के जो सह संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं, वो भारतीय हैं। यूनिकॉर्न होता क्या है वो चीज़ समझो। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है, निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसमें इसका सोशल मैंने एक्सचेंज पे, सार्वजनिक पब्लिक एक्सचेंज पे जो होता क्या है कि कोई लिस्टिंग नहीं होती है। वास्तव में ये होता है वेंचर कैपिटल पे होती है, जिसका मूल्य क्या होता है $1 बिलियन से अधिक होता है। $1 बिलियन से अधिक होता है, वेंचर कैपिटल पे होती है। अब इसमें बात आती है कि एक होता है गैजल्स, दूसरा था चीता। तो गैजल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जिनके 3 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बनने की संभावना होती है। 3 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न, यानी $1 बिलियन से अधिक उसकी कैपिटल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गैजल्स। और चीता होते हैं कि जिनको 5 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बनने की संभावना होती है। चीत को बोलते हैं स्टार्टअप चीता, ठीक है। तो भारत में जो यूनिकॉर्न की संख्या है उसके मूल्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? तो मॉडल्स की स्थिरता। ये यूनिकॉर्न जो क्या करते हैं, आय से अधिक व्यय करते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट भी देते हैं। इससे क्या हो सकती है कि उनके जो प्रॉफिट है उसको कम कर देता है, और ये लॉन्ग टाइम पे स्टेबिलिटी में जो है चिंताओं को बढ़ा देता है। स्टार्टअप्स को ओवर वैल्यूड करते हैं। कई स्टार्टअप क्या करते हैं कि ओवर वैल्यूड करते हैं, जिससे क्या हो कि मूल्यांकन को सही साबित नहीं कर पाते हैं। वित्त पोषण में भी गिरावट आती है, फंडिंग में भी काफ़ी गिरावट आती है। तो क्या हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं? तो सतत व्यवसाय मॉडल को अपनाएं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि आपको तेज़ी से विस्तार करने की बजाय क्या करना चाहिए कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना है, जो रेवेन्यू सोर्स है उसमें डाइवर्सिटी लानी है, उचित मूल्यांकन करना है, और विनियामक परिवेश को जो है वो उसमें स्थिरता देना है और विश्वास पैदा करना है। सरलीकरण हो उसके जो भी अनुपालन और कानूनी शर्तों का, तो इस तरह से हम उस पर जो है स्टेबिलिटी ला सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें उसको वैल्यूएबल जो होता है यूनिकॉर्न्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आता है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तीसरा टॉपिक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने आरबीआई से भारतीय जो रुपए उसको विश्व स्तर पे सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा को बनाने के लिए 10 साल की रणनीति तैयार करने को कहा, और ताकि भारतीय रुपए का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके, इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सके भारतीय रुपए का। तो मुद्रा का इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा ऐसी जो मुद्रा होती है जिसके जारी करने वाले देश जो होगा उसके अलावा विदेश में भी जो है उसको लेन देन करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में उसको रिजर्व कर सके, जैसे कि डॉलर है, ठीक है। अब इसमें इस मुद्रा का केवल जो उपयोग है किसी देश का मतलब किसी जो देश है उसको जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देश के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज के लिए कर सकते हैं, लेन देन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। अब होता है कि जो किसी देश की जो मुद्रा होगी ना वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 जो बुनियादी कार्यों को जब संपन्न करती है तो उसे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण मान लिया जाता है। जैसे कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, एक्सचेंज के रूप में काम करना। एक्सचेंज के रूप में जब कोई मुद्रा काम करती है तो थोड़ा वो उसका मतलब 3 चीज़ों पे, तीन बुनियादी कार्य को, तो एक्सचेंज पे काम करेगी। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में काम करे, जैसे कि मान लो कि आप होता है ना कि उसको किसी वस्तु के मूल्य के बराबर उसका वैल्यूट किया, जैसे कि मान लो कि अब आप जैसे आप बताते हो ना कि कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी मान लो ये आप एग्जाम्पल दिया, कॉफ़ी प्रति डॉलर कितना रुपये होगा, यानी कि उसका यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में उसको आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप अगर मान लो जिस दिन ये होने लगे कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर, ये इसको स्वीकार कर लिया जाए, मान लो विदेशों में भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल के प्राइस है, और वहाँ अमेरिका में भी इसको स्वीकार कर लिया जा रहा है कि उसको यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में रुपये में मान रहे हो, तो मान लो कि आप अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ रहे हो। और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, मूल्य संचय के रूप में काम करना। जब मान लो कि ये इसमें होता क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू तब मानते हैं ना जब इसका उपयोग क्या है कि सेविंग करने के लिए और पूंजी को आवंटित करने के लिए इसके साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें, जब इसका मूल्य गंवाए नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो मूल्य संचय के रूप में जब कार्य करने लगे, मूल्य संचय के रूप में, तो ये जो मुद्रा है ना ये अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ जाती है। तो 3 जो बुनियादी कार्य होंगे तभी उसको मानते हैं कि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, यानी कि एक एक्सचेंज के रूप में, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में काम करना, यानी उसको मूल्य किसी वस्तुओं के रूप में उसको मूल्य के रूप में व्यक्त कर सके उस मुद्रा को, तीसरा जो है स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य संचय के रूप में कार्य कर सके, यानी कि जो है बिना मूल्य गंवाएं। इसका हम क्या कर सकेंगे कि सेविंग में या कैपिटल का जो उस एडुकेशन होता है उसमें कर सकें इस्तेमाल, उसके एक साधन के रूप में कर सकें। तो मान लेते हैं कि हम जो है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण या किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। चाइना की मुद्रा जो है RMB है, वहाँ वो क्या है कि उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण मुद्रा क्यों नहीं मान लेता, क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू को जो है वो सिक्योर नहीं कर पाती है। चाइना करता क्या है कि अपने वैल्यू को, अपनी जो मुद्रा है ना उसको
डिवैल्यू कर देता है, मतलब उसका अवमूल्यन कर देता है। अवमूल्यन करके क्या कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को वो बाधित करता है, जो कि विश्व जो व्यापार संगठन है उसके नियमों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू जो है ना वो नहीं हो पाती, और साथ साथ क्या है कि यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में भी कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अब देखें तो आरक्षित रूप से अगर रखी जाने वाली मुद्रा, मुख्य रूप से विदेशी मुद्राएं कौन कौन सी हैं, तो अमेरिका डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, किस आधार पर किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, तो मजबूत आर्थिक बुनियाद हो, जैसे कि अर्थव्यवस्था का आकार आपका कितना है, ट्रेड नेटवर्क कैसा है, मजबूत जो पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट कैसा है, और आपके यहाँ लिक्विडिटी की स्थिति क्या है, जो मनी है उसकी तरलता की स्थिति क्या है, मुद्रा की स्थिति क्या है, स्थिरता क्या है, माने स्टेबिलिटी है कि नहीं मुद्रा में, और मुद्रा की जो कन्वर्टिबिलिटी है वो है कि नहीं। तो इस आधार पे जो है किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, ये तो अगर आप देखो तो 1990 के दशक में भारत ने मुद्रा की जो है आंशिक परिवर्तनीयता को मतलब थोड़े तौर पे कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जो है एक कदम रखा था, और कई सारे सुधारों की जो है घोषणा भी की गई बाद में। तो भारत में जो है पूंजी खाता में लेन देन को भी उदारीकृत किया, जैसे कि कॉर्पोरेट मार्केट को, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और मसाला बॉन्ड आपको पढ़ाया भी था, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है। तो ये पीआईक्यू में पूछा हुआ यूपीएससी के मसाला बॉन्ड, तो मसाला बॉन्ड के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई। मसाला बॉन्ड को आप जान लो नॉर्मल भाषा में कि जो विदेशों में भारतीय कंपनी होती है उसको रुपये वर्ग मूल्य में बॉन्ड जारी करके धन जुटाने का माध्यम होता है। मतलब विदेशों में जो कंपनी होगी, विदेशों में जो भारतीय कंपनी होगी वो रुपये में मूल्य बॉन्ड जारी करेगी और वो पैसे जुटाएगी, ये मसाला बॉन्ड है। इसके तहत क्या होता है कि मतलब विदेशों में विदेशी निवेशकों से भारतीय रुपये में पूंजी जुटाई जाती है। अब एक चीज़ को देखो, यहाँ पे क्या लिखा था कि 1990 के दशक में भारत ने मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता की ओर कदम रखा, किसमें पूंजी खाता के लेन देन को भी उदारीकृत किया, यानी कि थोड़ा बहुत किया। तो यहाँ आप देखना एक चीज़ को नीचे कि पूंजी खाता, अब ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। भारत क्या है, चालू खाते पे पूरी तरह से कन्वर्टेबल है, परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते पे आंशिक रूप से परिवर्तनीय, वही जो आपको पहले पढ़ा ना कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और मसाला बॉन्ड वगैरह को जो है वो अलाउ किया हुआ है भारत। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता क्या होती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आप जानते होंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आप पढ़े होंगे, इसमें बहुत कुछ नई बात तो नहीं है। या स्थानीय मुद्रा का किसी अन्य मुद्रा में जो है इंडिपेंडेंट रूप से अगर कन्वर्टिबिलिटी की जो कैपेसिटी है, जो उसकी सीमा है ना, उसको दर्शाता है, लिमिटेशन से उसको दर्शाता है। यानी कि पूंजी खाता का आशय होता है पूंजी खाता परिवर्तनीयता का, कि यानी पूंजी खाता के लेन देन के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में हम परिवर्तनीयता करने की हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितना मतलब आप स्वतंत्र हैं, उसको इसी को बोलते हैं पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट को। अब ये आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब चीज़ों को मैंने आपको पहले बेसिकली पढ़ा दिया है इसमें। ठीक है, तो उस पर जाएंगे तो फिर क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो उसको मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार और बता दूंगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा। वैसे आप कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको बेसिक चीज़ें ये सब आती होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये इससे क्या हुआ है ना कि जो कहीं ना कहीं आंशिक परिवर्तनीयता को कदम रखा, तो कहीं ना कहीं भारत जो है रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ धीरे धीरे अपनी क्षमताओं के अनुसार ना वो कदम बढ़ा रहा है। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने आरबीआई से 10 साल की एक रूपरेखा तय करने की, रणनीति तय करने की बात कही है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का लाभ ये होगा कि एक्सचेंज रेट के जोखिम को कम कर देगा। जैसे क्या है कि घरेलू कंपनियां निर्यात आयात के लिए देश की मुद्रा का इस्तेमाल कर पाएंगी। इससे क्या होगा कि एक्सचेंज रेट में जो किसी उतार चढ़ाव में जोखिम होता है ना, तो उससे वो बचत मिल जाएगी, उससे बच जाएगा, मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच होगी। भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को क्या है, एक्सचेंज रेट का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच सुगम बनेगी। अर्थव्यवस्था में कैपिटल जो निर्माण है ना, पूंजी का निर्माण, उसका बढ़ावा देगा। बजट घाटे के कुछ हिस्सों को फाइनेंस कर लेगा, कि जैसे कि मान लो कि सरकार क्या करती है कि विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है अभी वर्तमान में, और घाटे की जो बजटीय घाटे हो तो उसको पूरा करती है। अब क्या करेगी कि मान लो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके बजट घाटे का एक हिस्सा उसको फाइनेंस कर लेगी, तो ये बड़ा फायदा होगा। पूंजी की आवाजाही को विनियमित कर पाएगी। देश में पूंजी आने से रुकावट जो होती है अचानक, उस बाहर जाने के पूंजी को, उसके प्रभाव को कम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी जो संप्रभु ऋण है उसके चुकाने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी जितना हमने कर्ज लिया है, तो जैसे मान लो कर्ज लिया डॉलर में, तो डॉलर में चुकाएंगे तो डॉलर की आप जानते होंगे कीमत कितनी है एक भारतीय रुपए के सापेक्ष में। तो जब हम चाहेंगे तो उसको हम अपने भारतीय रुपए में भी उसको चुका सकते हैं। कहीं ना कहीं कन्वर्टिबिलिटी की समस्या तो होगी नहीं।
ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की जो हमारी आवश्यकता है, ये अभी वर्तमान में देखो तो मार्च 2022 में $642 बिलियन है। हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी आवश्यकता अभी वर्तमान में जितनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उस पर निर्भरता कम कर देगा। हालांकि इसमें देखिए है कि मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से बहुत सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं। कैसे चुनौतियां आएंगी? तो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होगा। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या होगा कि कुछ शुरुआती चरण में एक्सचेंज रेट में बहुत अधिक उतार चढ़ाव बना रहता है। मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डायलेमा होगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति की जो दुविधा होगी। कैसे? जब कोई देश क्या करता है, अपनी जो है घरेलू मौद्रिक नीतियों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, तो उसके विश्व में करते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए इसकी सप्लाई को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ट्रिफिन डायलेमा इसको बोलते हैं। जैसे कि अब मान लो कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब देश की घरेलू मौद्रिक नीतियों को तो रखना ही रखना है, विश्व में जो आपकी जो मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी, तो बताया ना कि लिक्विडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ चीज़ देखना, एक चीज़ कैसे यहाँ पे देखो लिखा, हाँ ये देखो मुद्रा की स्थिति, तरलता की स्थिति। देखो ये हो ना कि तरलता की स्थिति आपकी कैसी है, यानी जो तो आपकी मुद्रा की जो लिक्विडिटी होगी ना, जितना डिमांड होगा, कैश सप्लाई कैश इनफ्लो, उसको रखना है। यानी विश्व में आपकी मुद्रा की जो मांग होगी उसके लिए सप्लाई सुनिश्चित रखनी पड़ेगी। तो इस स्थिति को ट्रिफिन डायलेमा बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ आपकी मौद्रिक नीति की दुविधा है, दूसरी तरफ आपको घरेलू मौद्रिक नीतियों को संतुलित भी करना है, विश्व में मुद्रा की सप्लाई को रखना है और मुद्रास्फीति को भी आपको ध्यान देना है। विश्व की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है उसमें कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो आप उसी के अनुसार आपको मतलब कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा। तो ट्रिफिन डायलेमा की स्थिति होती है। बाहरी जोखिम के प्रति प्रभावित होने की शंका होती है। जैसे मान लो कि देश के भीतर और बाहर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मुक्त रूप से अगर कन्वर्टिबिलिटी हो जाए, धन का प्रवाह हो, तो इससे स्थानीय मुद्रा क्या होती है, बाहरी घटनाओं के प्रभाव में आ जाएगी। मान लो रूस यूक्रेन में युद्ध हो गया और युद्ध चल रहा, भारी भयंकर युद्ध हो गया, अमेरिका और चाइना में हो गया, तो आपका क्या है कि आपकी मुद्रा प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। विश्व मुद्रा के साथ विश्व की वित्तीय बाजारों के जो एकीकरण होगी तो आपकी मुद्रा को लंबी अवधि में, तो ये चीज़ें चुनौतियाँ हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको देखें तो हो क्या सकता है कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके क्या हो सकते हैं। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता में जो है आंशिक रूप से जो है उसको हमें देखना क्या है कि फेमा के प्रावधानों की समीक्षा करनी है। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान को प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। ऑफशोर बैंकिंग शाखाओं में जो भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाएं उसको अनुमति देनी चाहिए। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए हमें एक दक्ष निपटान तंत्र बनाना है। तरलता की उपलब्धता, लिक्विडिटी की उपलब्धता को सुनिश्चित करनी है और मजबूत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम प्रणाली को जो है हमें मजबूत करने की, विकास करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे की जा रही हैं और भी, जैसे कि वित्तीय बाजारों को हमें मजबूत करना है। इसमें इसके लिए क्या है कि जो भारतीय रुपये जो एसेट है ना, उसमें विदेशी निवेशों द्वारा निवेश का सामना करने के लिए हमें RBI और SBI के KYC मानदंडों को सहज बनाना है। ग्लोबल 24x5 INR नेटवर्क जो है ये ऑफशोर मार्केट में ग्राहकों को लेन देन की सुविधा 24 घंटे जाती है। इसके विपरीत क्या है कि भारत में केवल क्या है कि भारत जो इंटर बैंक फॉरेक्स सुविधा है वो भारतीय शाखाओं के माध्यम से जाती है और दिन में केवल सीमित घंटों के लिए। तो उसको हमें 24x7 करना है, 24x5 के बगैर। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत के बॉन्ड को भी शामिल करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो उसके स्टॉक मार्केट की जो बड़े बाजारों में पहुँच होगी, निवेशक का बेस बढ़ेगा, आधार बढ़ेगा, पूंजी निवेश स्थिर होगी और नियमित होगी, पहुंच बढ़ेगा और समग्र उधार की जो है लागत में कमी आएगी। यहाँ एक चीज़ और जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय उपयोग मुद्रा भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें करेंसी स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान जो है उसको ध्यान देना है। करेंसी स्वैप, स्थानीय मुद्रा में लोकल करेंसी सेटलमेंट, इससे क्या होगा कि मुद्रा की विविधीकरण को, मतलब डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। लोकल करेंसी को हमें जो हमारी स्थानीय मुद्रा है उसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी और पूरी जो आपकी व्यापारिक समुदाय है उसको मुद्रा के जोखिम से बचाने के लिए विकल्प देगा, लेन देन की लागत को कम करेगा। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण में जो है हमें RTGS मैंने आपको पढ़ाया है, नेफ्ट और UPI की पहुँच को बढ़ाने की जरूरत है। जो भारत की पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको मैंने पढ़ाया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से नेफ्ट वगैरह को, UPI वगैरह को पढ़ाया है।
कंटिन्यूस लिंक सेटलमेंट का हिस्सा बनना है हमें CLS का। CLS क्या होती है कि विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए एक वैश्विक प्रणाली है निपटान के लिए, पेमेंट वर्सेस पेमेंट पे काम करती है। INR उन मुद्राओं में नहीं है, इसमें 18 मुद्राओं में लेन देन होता है, तो हमें CLS में हिस्सा बनना जरूरी है। ठीक है, एक जो है भारतीय क्लियरिंग सिस्टम का निर्माण करना है, संशोधन प्रणाली। जैसे क्या होगा कि ये जो होगी सदस्य देशों के जो बैंकों को घरेलू मुद्रा के बदले अन्य मुद्राओं के लिए बाजार में खरीदने का प्रोत्साहित करेगी। भारतीय रुपया एक व्हीकल करेंसी बास्केट के दावेदार के रूप में इसको हम शामिल करके इनके हम भुगतान और निपटान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और भारतीय जो देश है भारतीय रुपया उसका अन्य देशों में उसके व्यापार वगैरह को जो है स्वीकार्यता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्पेशल ड्राइंग राइट में, ऐसे स्पेशल ड्राइंग राइट में आप देखो तो क्या है कि IMF द्वारा जो है सदस्य देशों की एक आरक्षित मुद्रा के पूरक के रूप में इसको स्थापित किया गया था, स्पेशल ड्राइंग राइट 1969 में। इसमें 5 मुद्राओं का बास्केट है, इसी पे ये मूल्य बनता है, जिसमें 5 मुद्रा का अमेरिकी है, यूरो है, चीनी युआन है, ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें सबसे अधिक भारांश किसका है? अमेरिकी डॉलर का है। इसमें भारतीय रुपया नहीं, इसमें हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसमें हम इसके दावेदार के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो अन्य देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है ना कहीं भारतीय रुपये में भुगतान और निपटान को प्रोत्साहन मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये क्या है कि ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके करने से भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। इसको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को जानना, रिवीजन करना पड़ेगा, इसको नोट बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कुछ पहल शुरू किया, जैसे कि भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग। भारत ने सिंगापुर के जो पे नाउ है उसके साथ UPI का इंटरलिंक किया। अब क्या है कि जो NPCI है वो कई अन्य देशों में सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है, यानी कि भारतीय भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग जो है वो अन्य देशों में भी स्वीकार हो रहा है। दूसरा क्या है कि स्पेशल वोस्टर रुपये खाते, वोस्टर अकाउंट जो था, तो ये मैंने आपको नोट इस पे मैंने एक वोस्टर अकाउंट पे मैंने आपको एक पेज का नोट्स शेयर किया था हिंदी में प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल पे। आप सर्च करना वोस्टर अकाउंट पे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, उसको पढ़ना आप। ठीक है, उसको आप पढ़ोगे ना तो सच बता रहे हैं उसमें कि सारी जो उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स जो हैं उसको मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया था, तो ये देखना उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो वोस्टर अकाउंट जो रुपए खाते हैं, ये क्या होते हैं कि भारतीय रुपए में खोला गया खाता होता है। ठीक है, जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए रखता है। तो RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में स्पेशल वोस्टर रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है, और ये भारतीय रुपए में व्यापार तंत्र को निपटान करने के तंत्र इस्टेब्लिश किया है। श्रीलंका में भारतीय रुपया क्या है? एक नामित विदेशी रुपया बन गया है। मतलब इससे क्या हुआ कि जब श्रीलंका में भारतीय रुपये का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमा पार बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। एशियन क्लियरिंग यूनियन का जो है RBI ने इसमें भारतीय रुपये को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। एशियाई देशों के साथ क्लियरिंग यूनियन का एक पूरा हिस्सा बन जाएगा। फिर गिफ्ट सिटी में नई पहल शुरू की गई। गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो गिफ्ट सिटी है, इसमें 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और एक डिपॉजिटरी स्थापित की गई है। ठीक है, ये चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पहल की गई है। और इसके बाद क्या है? द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, यानी कि बायलैटरल जो है स्वैप एग्रीमेंट, भारत ने जापान के साथ इस पर समझौता स्थापित किया है, जिससे क्या होगा कि जो पेमेंट सेटलमेंट होगा, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उससे किसी भी समस्या के लिए निपटने के लिए हमें क्या है कि बैक स्टॉप लाइन के रूप में, यानी कि बैकअप के रूप में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ UAE के साथ भी भारत ने 35 अरब डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, भारतीय मुद्रा को जो है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में उसको ले जाने की तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हैं। जैसे आप ये फैक्ट को देखो कि 1970 के दशक की शुरुआत तक जो है कुवैत, बहरीन, कतर, UAE जैसे कुछ जो खाड़ी के देश है उसमें भारतीय रुपया लीगल टेंडर के रूप में चलन में था, अब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थी, और कुछ इसका लाभ और इसका हानियाँ, चुनौतियाँ, आगे की राह जो है क्या किया गया है प्रयास, ये सब चीज़ें क्या है कि ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से था। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत कुछ ऐसा नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो तभी कुछ है। जैसे वोस्टर अकाउंट है, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया। मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, कन्वर्टिबिलिटी की रुपए की किससे है, क्या है। अब इतनी चीज़ें डिटेल में बताएंगे तो घंटों की क्लासेस हो जाएंगी, और ये चीज़ें मैंने बार बार बताई हैं इसको। ठीक है, तो आप एक बार क्या करोगे, कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ना। कुमार अमित सर के नोट्स बहुत बेहतरीन है, बहुत शॉर्ट में है, क्रिस्प में है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, दोनों में से किसी को आप पढ़ सकते हो। कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ लो ना, तो इकोनॉमिक्स की बेसिक जो आपकी जानकारियां हैं वो हो जाएंगी। जैसे आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो आपका होता है ना कैपिटल अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें होता है कि बहुत लोग नहीं आता है।
तो आप उसको बस ऐसे ही पढ़ के निकल जाओगे, पर ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो उसको आपको जानना जरूरी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। जैसे आपको ने GFCF पढ़ाया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो बहुत लोगों को पता नहीं कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, क्या पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, बेसिक जो आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो आप बेहद आसानी से इन सब चीज़ों को कर ले जाओगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, जो ग्रामीण स्टार्टअप है ये सिलेबस के किस पॉइंट से लिंक हो सकता है, इसको आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बाद में जरूर आपको जो है रिप्लाई करूँगा, या फिर मैं आपको बताऊँगा किस सिलेबस से किस पॉइंट से इसको जो है लिंक किया गया। ठीक है, धन्यवाद।